मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में व्यापारिक बैंकों के अंतर्गत व्यापारिक बैंकों की कार्यों की नई दिशाएं हो चुकी, जिसमें परस्पर कोष, मर्चेंट बैंकिंग, राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, SIDBI जिसको बोलेंगे, निर्धनता निवारण से संबंधित कार्यक्रम, बेरोजगारी को दूर करने के लिए रोजगार संवर्धन के कार्यक्रम, ये सारी चीजें व्यापारिक बैंकों के अंतर्गत कार्यों की दिशाओं में हो चुकी। आज उन बैंकिंग संस्थाओं के सामने जो भी समस्याएं आती है, उन समस्याओं के लिए कुछ समितियों ने रिपोर्ट प्रस्तुत करके कार्यों को आगे बढ़ाने तथा साथ में जो भी समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की है, जिसके अंतर्गत आज नरसिंह समिति की सिफारिशें, हेडिंग डालिए नरसिंह समिति की सिफारिशें प्रस्तुत की। इस समिति की रिपोर्ट जो है 16 नवंबर 1991 को 16 नवंबर 1991 को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। इसकी सिफारिशें क्या क्या है, इसके बारे में देखेंगे। 16 नवंबर 1991 को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है वित्त मंत्री को पेश की थी या प्रस्तुत की थी। बात एक ही है। इसके अंतर्गत जो सिफारिशें हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी। कई बार छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नरसिम्हा समिति की सिफारिशों के बारे में प्रकाश डालिए। इसके अंतर्गत समिति जो कि नरसिम्हा समिति है, इन्होंने बैंकिंग क्षेत्र की कार्यकुशलता, उत्पादकता व लाभप्रदता को कार्यपद्धति या कार्यकुशलता कर दो, बैंकिंग विभाग की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए, इसकी लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए व साथ में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, समिति ने कुछ सुझाव दिए थे। क्योंकि कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो बैंकिंग क्षेत्र हो, चाहे वो परिवहन क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, द्वितीय क्षेत्र हो, तृतीय क्षेत्र हो, कोई सा भी क्षेत्र ले लीजिए, उस क्षेत्र की कार्यकुशलता, उत्पादकता व लाभप्रदता को बढ़ाकर ही वृद्धि की जा सकती है उस क्षेत्र की। तो इसके लिए कार्य पद्धति में लोच व आंतरिक स्वायत्तता को बढ़ाने का दृष्टिकोण स्वीकार किया था कि अगर हमें किसी भी क्षेत्र में इन उद्देश्यों को प्राप्त करना है, किसी भी क्षेत्र की कार्यकुशलता के लिए, उत्पादकता के लिए, लाभप्रदता के लिए, तो वहां पर क्या होना चाहिए, वहां पर जो कार्य पद्धति है उस कार्य पद्धति में लोच की प्रवृत्ति होनी चाहिए। कार्य पद्धति में लोच का विद्यमान होना अत्यंत
आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। और साथ में कार्य पद्धति में तो लोच हुई और साथ में आंतरिक स्वायत्तता, आंतरिक स्वायत्तता, स्वायत्तता का मतलब स्वतंत्रता होता है कि उस कार्य में उसे स्वतंत्रता प्रदान करे, तभी वो अपने काम को सही प्रकार से, सही कार्यकुशल ढंग से कर पाएगा। तो समिति कहती है कि बैंकिंग क्षेत्र में अगर कार्यकुशलता में वृद्धि करनी है, उसको लाभप्रदता को बढ़ाना है, उत्पादकता को बढ़ाना है, तो कार्य पद्धति में लोच का विद्यमान होना आवश्यक है। लोच का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, कि जैसे एक रबड़ देखा होगा आपने, जो अपन किसी के वो वाला रबड़, इरेजर वाला रबड़ नहीं, जो कि अपन जिसको पैक करते हैं उसकी बात कर रही हूँ मैं। अब मान लो कोई डब्बा बड़ा है तो वो खींच के रबड़ बड़ा भी हो जाता है, अगर डब्बा छोटा है तो रबड़ उस प्रकार से मैनेज हो जाता है कि वो छोटे को भी पैक कर देता है। तो उसमें लोच का विद्यमान है, कहने का मतलब जिसके अकॉर्डिंग अगर 20 साइज का डब्बा होगा तो वो रबड़ उतना ही उसको कवर कर लेता है, क्योंकि उसमें लोचता का होना पाया गया है। जिस प्रकार की साइज होगी वो उसी प्रकार से उस डब्बे पर लग जाता है वो रबड़, जैसे मिठाई के डब्बे पे लगता है, अपन कैलेंडर पे लगाते हैं, उसको रोल करके लगा देते हैं। इसके अलावा अगर छोटा डब्बा है, गिफ्ट पैक है, तो उस पर छोटा होगा तो वो छोटा लग जाएगा। कहने का मतलब ये है कि रबड़ के समान जिस प्रकार रबड़ में लोचता का गुण विद्यमान होता है, उसी प्रकार अगर बैंकिंग क्षेत्र की जो कार्य पद्धति है उसमें लोच का विद्यमान होना आवश्यक है, कि जिस प्रकार की हमें कार्य करना है उसी प्रकार की कार्य पद्धति अपनाई जाए। अगर ज्यादा क्षेत्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधार देना है तो हमें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधार पहले देना पड़ेगा कम ब्याज की दर पर। अगर अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है तो साख का प्रसार बढ़ाना होगा। इसके अलावा CRR और SLR की दर को कम करना होगा, तभी साख की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। इसके विपरीत मुद्रास्फीति की स्थिति है तो CRR SLR इन सबको बढ़ा देना चाहिए। साथ में लोगों की ब्याज की दर को बढ़ा देना चाहिए, जिससे लोग कम मात्रा में उधार ले सके। साथ में रिजर्व बैंक जो है व्यापारिक बैंकों के पास कम मात्रा में पैसा रखे। कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कार्य पद्धति में लोच का विद्यमान होना बहुत आवश्यक है। जो ऐसा नहीं है कि ये स्थिति है तो ये स्थिति पे इस स्थिति से काम होगा, नहीं, स्थिति अगर चेंज हो रही है तो आप अपने कार्य पद्धति को भी चेंज कर दो, ताकि तभी आप अपने क्षेत्र में जो है आगे बढ़ सकते हो, कार्यकुशल ढंग से काम कर सकते हो। साथ में आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान करें, जो क्षेत्र के अंतर्गत हस्तक्षेप ज्यादा नहीं किया जाना चाहिए उसे स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। अगर स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तो व्यक्ति हो, चाहे क्षेत्र हो, चाहे बैंकिंग विभाग हो, चाहे कोई सभी विभाग हो, वो ज्यादा अच्छे प्रकार से काम कर पाता है। तो बैंकों की लाभप्रदता को ऊंचा करने के लिए इससे वैधानिक तरलता अनुपात जो कि SLR है उसको क्रमबद्ध तरीके से 5 वर्षों में घटाकर कितने प्रतिशत है, 25% तक ला दिया, जबकि इसकी अवधि इसकी जो मैक्सिमम है वो 40% तक फिक्स की थी। अब SLR की मात्रा, SLR क्या होता है, जो बैंकों के पास अपनी मांग जमा और शुद्ध जमा का बैंक अपने पास कुछ प्रतिशत जो रखते हैं वो SLR कहलाता है। वो इसलिए रखा जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति जब बैंक में पैसा लेने के लिए आए तो बैंक उसे आराम से पैसों का भुगतान कर सके अपनी मांग जमा पर। व्यक्ति ने जो पैसा जमा कराया है वो मांग जमा कहलाता है। जब व्यक्ति को आवश्यकता होती है तो बैंक से वापस ले सकता है। तो यहाँ पर 40% किया था, 40%, अब 100 में से 40% बैंक अपने पास रख लेगा, CRR के रूप में कुछ रख देगा, तो उधार दो कम दिया जाएगा व्यापारिक बैंकों के मार्फत जनता को। तो यहाँ पर 5 वर्षों में जो है लाभप्रदता की स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो SLR है उसकी दर को 25% तक लाने का सुझाव दिया है कि बैंकों के पास SLR के रूप में जो फंड इकट्ठा होना चाहिए, चाहे वो प्रतिभूतियों के रूप में रहे, चाहे वो ज्वेलरी के रूप में रहे, चाहे वो नगद कैश के रूप में रहे, कैसे भी रहे, वो 25% तक आना जरूरी है। तभी बैंक अपने कार्य क्षेत्र में वृद्धि और अपने कार्य क्षेत्र में विकास भी कर पाएगा। तो पहले इन्होंने ये सुझाव दिया था। नेक्स्ट सुझाव दिया इन्होंने
CRR जो कि नगद रिजर्व अनुपात होता है, इसको भी घटाने पर बल दिया है। दूसरा सुझाव क्या है? CRR, ये मैंने आपको बताया था। नगद रिजर्व अनुपात क्या होता है? व्यापारिक बैंक अपनी मांग जमा और जो भी अवधि जमा होती है उसका कुछ प्रतिशत जो अपने पास रखते हैं, वो तो SLR है ही, कुछ प्रतिशत CRR के रूप में किसके पास रखते हैं? RBI के पास, रिजर्व बैंक के पास रखते हैं। तो इसका भी एक प्रतिशत फिक्स होता है। मान लो 10% फिक्स कर रखा है, तो 10% यहाँ होगा, 40% अगर उधर कर रखा है SLR के रूप में, तो 40% उधर होगा। हालांकि उसका कम हो गया है अभी, तो इतना तो 50% तो बैंकों के पास ही रह गया, तो 60% ज्यादा मात्रा में कैसे हो पाएगा? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि SLR को जिस प्रकार से धीरे धीरे घटाने पर बल दिया गया है, उसी प्रकार CRR की दर को भी कम किया जाना चाहिए और साथ में इसके स्थान पर खुले बाजार की क्रियाओं का उपयोग अधिक करने की आवश्यकता बताई गई। CRR को कम किया जाए और साथ में किसमें वृद्धि की जाए? खुले बाजार की क्रियाओं में। खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत क्या होता है? खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत क्रियाएं, इसमें वृद्धि की जाए, वृद्धि की जाए। जब मैंने आपको केंद्रीय बैंक वाला टॉपिक पढ़ाया था, उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि जब बाजार में महंगाई की स्थिति होती है, तेजी की स्थिति होती है, लोगों के पास पैसा ज्यादा मात्रा में होता है, तो बैंकों के मार्फत रिजर्व बैंक क्या करने लगता है? प्रतिभूतियों को खरीदने लगता है। प्रतिभूतियों को क्या करेगा? खरीदने लगेगा। और महंगाई की स्थिति, मंदी की स्थिति होती है, तो वो प्रतिभूतियों को क्या करता है? प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने का काम खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत होता है। अब जब बाजार में दो स्थिति है, देखो दो स्थिति यहाँ पर मैं कर देती हूँ। एक तो हो गई आपकी मुद्रास्फीति की स्थिति और एक होती है आपकी अस्थिति जो कि मंदी की स्थिति कहलाती है। अब रिजर्व बैंक किस प्रकार से खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत व्यापारिक बैंकों के मार्फत पैसा अपने पास लेता है और पैसा वापस देता है? किस प्रकार से? मुद्रास्फीति ज्यादा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा मात्रा में है, तो रिजर्व बैंक उस समय क्या करता है? अपनी प्रतिभूतियों को बेचता है। प्रतिभूतियों को व्यापारिक बैंकों के मार्फत बेचता है, तो प्रतिभूतियां बाजार में आ जाती है और जब प्रतिभूतियां जनता खरीदती है, तो जनता का पैसा कहां पर आ जाएगा? व्यापारिक बैंकों के मार्फत रिजर्व बैंक के पास आ जाता है। तो उस समय मुद्रास्फीति के समय प्रतिभूतियों को बेचने का काम किया जाता है। इसके अलावा जब मंदी की स्थिति है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो क्या करेगी? वो RBI व्यापारिक बैंकों के मार्फत प्रतिभूतियों को खरीदती है, शेयर्स प्रतिभूतियों को खरीदती है। अब जब खरीदेगी तो प्रतिभूतियां या शेयर्स किसके पास आ जाएंगे? रिजर्व बैंक के पास आ जाएंगे और रिजर्व बैंक का पैसा व्यापारिक बैंकों के मार्फत जनता के पास आ जाता है। इस प्रकार खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा वो अर्थव्यवस्था में अगर अस्थिरता की स्थिति है, तो खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा अस्थिरता की स्थिति को नियंत्रण में ला सकती है। मुद्रास्फीतियों को, शेयर्स को बेचकर और खरीदकर, महंगाई है तो वो बेचेगी प्रतिभूतियां, ताकि रिजर्व बैंक की प्रतिभूतियां व्यापारिक बैंकों के मार्फत जनता के पास चली जाएगी और जनता का पैसा व्यापारिक बैंकों के मार्फत रिजर्व बैंक के पास आ जाता है। और जब मंदी की स्थिति, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो उस समय प्रतिभूतियां रिजर्व बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंकों के मार्फत खरीदी जाती है और पैसा व्यापारिक बैंकों के मार्फत बाजार में आ जाता है। तो नरसिंह समिति में ये कहा गया है कि CRR की दर को घटाया जाए और खुले बाजार की क्रियाओं को ज्यादा उपयोग में लिया जाए बाजार की अर्थव्यवस्था की स्थिरता को लाने के लिए। नेक्स्ट है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की नई परिभाषा, जो कि थर्ड समिति का उद्देश्य है। ये बताऊंगी मैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, जैसा भी ठीक लगे।
नरसिंह समिति ने नेक्स्ट सुझाव दिया है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत लघु और जो छोटे किसान हैं, जो सीमांत किसान हैं, उनको उद्योगों का छोटा क्षेत्र, लघु व्यवसाय व परिवहन चालक, ग्रामीण और कुटीर उद्योग, ग्रामीण कारीगर व अन्य कमजोर वर्ग के लोग शामिल किए और उनके लिए समग्र साख का 10% अंश निर्धारित किया गया था। यह पहले 40% था। ये कहा गया कि 3 साल बाद देखना होगा कि इसे जारी रखा जाए या नहीं। कहने का मतलब ये जो थर्ड पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में कौन कौन से आएंगे वो मैंने बताया आपको। कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग, लघु उद्योग, टाइनी क्षेत्र, इसके अलावा छोटे किसान, सीमांत किसान, परिवहन उद्योग, इस और भी बहुत सारे उद्योग आएंगे, लघु व्यवसाय, कमजोर वर्ग के लोग, ये सारे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। इनके लिए समग्र साख का जो टोटल जितना उधार देना है व्यापारिक बैंकों को, उसका 10% अंश ही निर्धारित किया गया कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को 10% समग्र साख का उधार दिया जाना चाहिए। पहले ये कितना प्रतिशत था? 40% था। कहने का मतलब इसको घटाने का सुझाव दिया गया। क्यों? क्योंकि ये जो छोटे किसान होते हैं, लघु किसान होते हैं, और भी जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं, ये प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में अगर ज्यादा पैसा इनको उधार दे दिया जाएगा 40%, तो बचा जो पैसा है वो बड़े व्यवसायियों को और भी जो मध्यम वर्ग के जो उद्योग होते हैं, लघु उद्योगों की श्रेणी में जो आते हैं, बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी साख सृजन यानी उधार देना होगा। तो इसकी अवधि घटाई गई है। क्यों? क्योंकि अब इन क्षेत्रों को ज्यादा साख की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। पहले इस क्षेत्र को ज्यादा पैसा उधार दे दिया गया है, इसलिए। नेक्स्ट बात आती है आपकी फोर्थ, जो कि ब्याज की दरों का विनियमन किया जाना चाहिए जो बाजार की दशाओं के अनुरूप हो। जो ब्याज की दरें हैं उनमें विनियमन का मतलब क्या होता है? ब्याज की दरों का विनियमन किया जाना चाहिए, यानी कि उनमें परिवर्तन होना चाहिए, और वो परिवर्तन होना चाहिए बाजार की दशाओं के अनुरूप। कहने का मतलब अगर बाजार में तेजी की स्थिति है तो ब्याज की दर को बढ़ाना चाहिए। ब्याज की दर को क्या होना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। ब्याज की दर में वृद्धि। अगर अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है तो ब्याज की दर को कम करना चाहिए, दर में कमी। अभी की स्थिति की बात करते हैं अपन, तो बैंकों ने ब्याज की दरों में कमी कर रखी है, ज्यादा मात्रा में साख सृजन करने किया जाने लगा है, ताकि अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी है, जो कि किसमें जा रही है? माइनस में जा रही है, वो वापस परिवर्तित होकर प्लस की तरफ बढ़ने लगे। ये कब होगा? जब ब्याज की दरों में कमी होगी। ब्याज की दर में कमी होगी तो लोग पैसा बैंकों में जमा ना कराकर ज्यादा से ज्यादा निवेश करने की सोचेंगे, ताकि वो ज्यादा लाभ कमा सके। इस प्रकार बाजार की दशाओं के अनुरूप ब्याज की दरों में विनियमन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, बैंकों को मार्च 1996 तक पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी कि जोखिम भारित परिसंपत्तियों के संबंध में 8% प्राप्त करना चाहिए। पूंजी पर्याप्तता अनुपात, जोखिम भारित जो परिसंपत्ति होती है उसका रेशो कितना रखा है? 8% प्राप्त करना चाहिए, ताकि इनके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी हो सके। ऐसी पूंजी पर्याप्तता अनुपात में क्या होता है? बैंक परिसंपत्तियों के रूप में अपने पास संपत्ति या परिसंपत्तियों के रूप में पर्याप्त मात्रा में
चाहे नगद रूप में ले लो, चाहे आप और चीजों के अंतर्गत ले लो, पर्याप्त मात्रा में पैसा रखता है, बैलेंस रखता है पूंजी पर्याप्तता, जो कि जोखिम से संबंधित होती है। नेक्स्ट आएगा आपके बैंकों की परिसंपत्तियों को 4 श्रेणियों में वर्गीकरण किया जाए। ये जो बैंकों की संपत्तियां हैं इसको अलग अलग भागों में बांटा जाए, जिसके अंतर्गत स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, संदेहास्पद व हानि वाली परिसंपत्तियां, ये 4 भाग वर्गीकृत किए जाने चाहिए बैंकों की परिसंपत्तियों को। हानि वाली जो परिसंपत्तियां होती है, हानि वाली परिसंपत्तियां जिससे नुकसान की संभावना ज्यादा होती है, वो हानि वाली परिसंपत्तियां, या ऐसी परिसंपत्तियां जिनसे घाटा प्राप्त हो रहा है, पैसा लगाकर भी उससे आय प्राप्त होने की जगह उसमें और ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है, वो घाटे वाली परिसंपत्तियों में आता है। तो उन परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में लिख दी जाना चाहिए अथवा उनके लिए 100% तक की व्यवस्था की जानी चाहिए, 100% तक की व्यवस्था। वो होगी आपकी हानि वाली परिसंपत्तियां। ऐसी परिसंपत्तियां जिनसे नुकसान की संभावनाएं ज्यादा नजर आती है, वो हानि वाली परिसंपत्तियां कहलाती है। इस प्रकार बैंकों की संपत्तियों को 4 भागों में बांटने का सुझाव दिया गया है। स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, इसके बाद जोखिम वाली, और ये हो गई जोखिम मतलब संदेहास्पद आ गई, और 4th हो गई आपकी हानि वाली या घाटे वाली परिसंपत्तियां। नेक्स्ट बात करेंगे इसी के अंतर्गत बैंकों के द्वारा कर्ज की रिकवरी की कठिनाइयां दूर की जानी चाहिए। बैंकों का मुख्य कार्य मैंने आपको पहले बता दिया, बैंकों का जो मुख्य कार्य, प्राथमिक कार्य जो होता है वो होता है जमाएं स्वीकार करना और ऋण देना। तो बैंक के पास जितनी राशि जमा होगी उसी के आधार पर वो ऋण देने का काम करता है, साख सृजन का काम करता है। अब बैंकों के द्वारा ऋण तो दे दिया जाता है, लेकिन उस ऋण की समय पर रिकवरी होना बहुत ही आवश्यक है। कई बार बैंकों को रिकवरी की काफी कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। समिति ने एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कोष, जिसको बोला है ARF, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कोष, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कोष ARF, पूरा नाम है इसका परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कोष की स्थापना का सुझाव दिया है। यहाँ पर परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कोष की स्थापना का सुझाव किसके द्वारा दिया गया है? नरसिंह समिति के द्वारा दिया गया है। और वो कहते हैं जो बैंकों वित्तीय संस्थाओं के कुछ खराब किस्म के और जो संदेहास्पद कर्ज है वह बट्टे पर ले लेगा और उनकी वसूली में मदद करेगा। कहने का मतलब बैंकों के द्वारा जो हानि वाली जो संदेहास्पद कोष हैं या जो परिसंपत्तियां हैं उनको वो अपने पास लेगा, और जो पैसा उनकी रिकवरी नहीं आ रही है उसकी रिकवरी का काम करने का काम या वसूली करने का काम किसके द्वारा किया जाएगा? ARF, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कोष के द्वारा। इससे क्या होगा? इससे ARF की स्वयं की पूंजी में बैंक वित्तीय संस्थाएं भी भाग लेंगे। ये जो कोष बनाया जाएगा, ये कोष बैंकों की मदद करने के लिए, बैंकों की रिकवरी को वसूल करने के लिए बनाया गया। इसमें परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कोष में खुद का या खुद की पूंजी भी लगेगी और साथ में बैंक की पूंजी भी लगेगी, तो वित्तीय संस्थाएं भी भाग लेगी इसके अंतर्गत। नेक्स्ट बात करते हैं, नई बैंकिंग व्यवस्था के ढांचे में 4 श्रेणियां होगी या 4 जो है सेक्शन बताए गए जो कि इस प्रकार किए जाएंगे। ये तो मैंने आपको परिसंपत्तियों के बारे में बताया था कि बैंकों की जो
जो परिसंपत्तियां हैं उसको 4 भागों में बांटा जाए और जो घाटे वाली परिसंपत्तियां हैं या जो हानि वाली परिसंपत्तियां हैं उसको किस प्रकार से 100% की व्यवस्था करके या 100% तक की व्यवस्था की जाए ताकि बैंकों को घाटे की संभावनाएं कम लगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नई बैंकिंग व्यवस्था के ढांचे में 4 श्रेणियां होगी। जो नई बैंकिंग व्यवस्था है उसके अंतर्गत 4 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। फर्स्ट है 3 या 4 बड़े बैंक अंतरराष्ट्रीय स्तर के। फर्स्ट बात है 3 या 4 जो बैंक होंगे वो कैसे बैंक होंगे? बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर के, इंटरनेशनल स्टेज के, अंतरराष्ट्रीय स्तर के। नेक्स्ट कहने का मतलब है कि बैंकों की जो नई व्यवस्था के अंतर्गत, नई बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत 4 श्रेणियां बताई गई, जिसमें 3 या 4 बैंक जो होंगे वो होंगे आपके बड़े या अंतरराष्ट्रीय स्तर के। 8 से 10 बैंक यूनिवर्सल बैंकिंग स्तर के, जिनकी शाखाएं देश भर में होगी। 8 से 10 बैंक यूनिवर्सल स्तर के, जिसकी शाखाएं विभिन्न देशों में होगी। शाखाएं सभी जगह कर दो, विभिन्न जगह कर दो, जैसा भी ठीक लगे, विभिन्न जगह होगी। इसके अंतर्गत 8 से 10 बैंक आएंगे, जिसकी शाखाएं सभी जगह उपलब्ध रहेगी देश भर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, जो कि होगी स्थानीय बैंक एक क्षेत्र विशेष तक सीमित होंगे। जहां के लोकल बैंक होंगे, स्थानीय बैंक होंगे, वहां के वो स्थानीय बैंक एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित होंगे। एक क्षेत्र विशेष तक, यानी इनका एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाएगा कि इस शाखा का काम इस एरिया तक होगा, सीमित तक। तो स्थानीय बैंक एक क्षेत्र विशेष तक सीमित होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रामीण बैंक, जो कि RRB सहित कृषि में सहायक क्रियाओं से जुड़े होंगे। गांव में जो बैंकों की स्थापना की जाएगी, जो कि ग्रामीण बैंक होंगे, RRB प्रादेशिक बैंक सहित जो बैंक होंगे जो कि गांव में होंगे, वो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित कृषि व सहायक क्रियाओं से जुड़े होंगे। कृषि व सहायक क्रियाओं से, जुड़े होंगे। इस प्रकार समिति ने नए बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत 4 क्षेत्रों में बांटने का सुझाव नरसिंह समिति के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है बैंकों के लिए शाखा खोलने के लिए लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी जानी चाहिए। विदेशी बैंकों को भारत में शाखाएं खोलने की इजाजत उदारतापूर्वक दी जानी चाहिए। ये नरसिंह समिति का नेक्स्ट सुझाव है कि बैंकों की स्थापना के लिए जो लाइसेंस प्राप्त करने की एक अनिवार्य शर्त बताई है, उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। और जो विदेशों की जो बैंकिंग संस्थाएं हैं वो हमारे देश में खोलने की इजाजत दी जानी चाहिए उदारतापूर्वक। उदारतापूर्वक का मतलब होता है आसान शर्तों पर। ये आपकी नरसिंह समिति की नेक्स्ट सिफारिश थी। नेक्स्ट बात करते हैं बैंकों पर केवल भारतीय रिजर्व बैंक का ही नियंत्रण रहना चाहिए। वित्त मंत्रालय के बैंकिंग निगम विभाग का दोहरा नियंत्रण हटा देना चाहिए। ये जो व्यापारिक बैंक हैं इन पर सिर्फ RBI का ही नियंत्रण
मंत्रालय के किन विभाग का दौरा नियंत्रण हटा देना चाहिए? ये नरसिम्हा समिति की सिफारिशों के अंतर्गत सुझाव दिया गया, सिफारिश की गई। नेक्स्ट है, बैंकों द्वारा अवधि कर्ज तथा विकास वित्तीय संस्थाओं द्वारा आवश्यक कार्यशील पूंजी देने की व्यवस्था चालू की जानी चाहिए। कि जो बैंक है, इन बैंकों के द्वारा अवधि कर्ज जो फिक्स डिपॉजिट के अंतर्गत लिमिटेड अवधियों के लिए 10 साल, 20 साल, 5 साल, 7 साल वो अवधि कर्ज के अंतर्गत आता है, तथा विकास वित्तीय संस्थाओं द्वारा आवश्यक कार्यशील पूंजी देने की व्यवस्था चालू की जानी चाहिए। क्योंकि बैंकों के द्वारा जब भी विकास के लिए पैसा उधार दिया जाएगा तभी तो अर्थव्यवस्था में विकास की संभावनाएं बढ़ पाएगी। इस प्रकार ये भी सुझाव इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है लास्ट, पूंजी निर्गमन पर कंट्रोल हटा दिया जाना चाहिए। पूंजी निर्गमन जो कि रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है निर्गमन, उस पर नियंत्रण हटा दे, ये बोल रहे हैं नरसिम्हा समिति की सिफारिशों के अंतर्गत। अतः भविष्य में पूंजी निर्गमन नियंत्रण कार्यालय की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। पूंजी बाजार विदेशी निवेश के लिए खोला जाना चाहिए। हमारे देश का जो बाजार की अर्थव्यवस्था है वो विदेशों के लिए या विदेशी लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा निवेश के मार्गों को खोल दिया जाना चाहिए, ताकि लाभ की संभावनाएं हमारे यहाँ पर रोजगार में वृद्धि के रूप में, विकास के रूप में, जीडीपी में वृद्धि की दर या राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के रूप में हो सके। इस प्रकार ये सारे सुझाव इसके अंतर्गत दिए गए थे। आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे नरसिम्हा समिति के अंतर्गत। ये आपके 11-12 सुझाव पॉइंट्स में हैं। आपके ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है।